चलो शुरू करते हैं। तो आज अपन डिज़ाइन आर्किटेक्चर वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक अपन ने स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पूरा कर लिया था और मॉडलिंग का कुछ पार्ट अपन ने कवर किया था। आज अपन उसी में देखेंगे कि और मॉडलिंग के क्या एस्पेक्ट्स हैं जो कि अपन डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं। और उसके अलावा अपन आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, उसमें उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या-क्या हैं एंड सो ऑन। ठीक है? तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मॉडलिंग से ही। तो अपन ने मॉडलिंग पहले भी डिस्कस किया है रिक्वायरमेंट के टाइम पे भी सिस्टम को मॉडल कैसे कर सकते हैं। तो सिस्टम मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ऑफ अ सिस्टम विद ईच मॉडल प्रेजेंटिंग अ डिफरेंट व्यू और पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली अपने को ऐसे मॉडल्स डेवलप करने हैं जो कि सिस्टम को अलग अलग व्यूज और पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं क्या है। सिस्टम मॉडलिंग हेल्प्स एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम एंड मॉडल्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स। तो अपन ने पहले भी देखा है कि अपन मॉडलिंग क्यों करते हैं, ताकि एक स्टैंडर्ड वे में अपन चीज़ों को डिफाइन कर सकें ताकि वो सबके समझ में आए और कस्टमर से कम्युनिकेट करना भी ईज़ी हो जाता है। क्योंकि कई बार हो सकता है अपनी टर्मिनोलॉजी में कस्टमर की टर्मिनोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस हो, पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा सबके लिए यूज़फुल रहते हैं। ठीक है? फिर सेकंड पॉइंट है दैट मॉडल्स ऑफ द एक्जिस्टिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। यानी अगर आपने पहले पुराने सॉफ्टवेयर के मॉडल्स बनाए हुए हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज़ में टू डिस्कस थिंग्स विद कस्टमर कि ठीक है, आपको ऐसा चाहिए क्या? पहले-पहले ऐसा कुछ हमने एक्टिविटी डायग्राम बनाया हुआ है या लेट्स से अपन जब स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं, तो अपन किसी पुराने सिस्टम का स्पेसिफिकेशन में से कुछ मॉडल्स यूज़ कर लें एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो दे हेल्प क्लैरिफाई व्हाट द एक्जिस्टिंग सिस्टम डज़ एंड कैन बी यूज्ड एज़ अ बेसिस फॉर डिस्कसिंग इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और फिर थर्ड पॉइंट है दैट मॉडल्स ऑफ न्यू सिस्टम आर यूज्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टू हेल्प एक्सप्लेन द प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट टू अदर सिस्टम स्टेक होल्डर्स। ठीक है, एंड इंजीनियर्स यूज दीज मॉडल्स टू डिस्कस डिजाइन प्रपोजल्स एंड टू डॉक्यूमेंट द सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, ये अपन ऑलरेडी मॉडलिंग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडलिंग क्या है, क्यों करते हैं एंड सो ऑन, तो इसलिए ज़्यादा अपन इस पे बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम पर्सपेक्टिव पे। तो अपन ने ये भी देखा है कि मॉडल करते टाइम अपन सिस्टम को अलग-अलग तरह से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उसके स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, उसमें डेटा कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करते हैं, उसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। तो वही सब पर्सपेक्टिव्स हैं। तो जब पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, पहला आता है एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। तो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव में क्या हो सकता है कि जो अपना सॉफ्टवेयर है, उसका कंटेक्स्ट या उसका जो एनवायरनमेंट है, उसके आसपास कैसी डिवाइसेज़ है, किस तरह के यूज़र्स है, कैसा इंटरफ़ेस होगा, वो सारी चीज़ें अपन मॉडल करते हैं। वो अगर किसी एक्सटर्नल एपीआई से कम्युनिकेट करता है, तो वो मॉडल करेंगे एंड सो ऑन। फिर सेकंड आ जाता है इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव। तो इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि सिस्टम अपने आसपास की चीज़ों से इंटरैक्ट कैसे करेगा। तो कॉन्टेक्स्ट में अपन सिर्फ बता रहे हैं कि उसको कैसे कॉन्टेक्स्ट में काम करना है। तो इट इज़ नॉट कम्युनिकेशन, पर इंटरैक्शन में अपन कम्युनिकेशन को भी डिफाइन कर देते हैं। फिर स्ट्रक्चर में अपन स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, कौन-कौन से डेटा एलिमेंट्स होंगे, कौन-कौन से एंटिटीज़ होगी, कौन सी क्लासेस होगी, किस तरह मॉड्यूल्स होंगे एंड सो ऑन। और फाइनली लास्ट में अपन बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, उसमें अपन उसके जनरली इवेंट्स और स्टिमुली को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑलरेडी अपन कुछ हद तक कवर कर चुके हैं। अपन ने यूएमएल डायग्राम्स भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में यूज़ किए हैं, अभी थोड़ा-सा इसको फॉर्मली डिफाइन कर देते हैं। The UML is an abbreviation for Unified Modeling Language, and the Unified Modeling Language is a general purpose developmental modeling language that is used in the field of software engineering and is intended to provide a standard way to visualize the design of a system. ठीक है, विकिपीडिया से ली हुई एक छोटी सी डेफिनेशन है। तो ये क्या है, ऐसा अपन ने मॉडलिंग लैंग्वेज डिफाइन की है जो कि डायग्राम्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशन को यूज करती है किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि यूएमएल को अपन सिर्फ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए ही काम लें। कई सारे सिस्टम्स ऐसे जहाँ पे सॉफ्टवेयर का काफ़ी सारा कंपोनेंट हो या सॉफ्टवेयर किसी तरह से एसोसिएटेड हो, तो भी अपन यूएमएल यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन हो। अगर इफ इट इज़ एन हाइब्रिड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, देन आल्सो वी कैन यूज़ यूएमएल इन दैट केस। ठीक है, तो यूएमएल की ऐसी कुछ हायरार्की है। यूएमएल का अगर अपन क्लास डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो जो बेस क्लास है वो है एक डायग्राम। उसमें से मेनली 2 तरह के डायग्राम्स अपन 2 तरह की ब्रांचेज़ अलग करते हैं, बिहेवियर डायग्राम्स एंड स्ट्रक्चरल डायग्राम्स। बिहेवियर में देखो अपन ने एक्टिविटी पढ़ रखा है, स्टेट मशीन पढ़ रखा है, यूज़ केस पढ़ रखा है और सीक्वेंस डायग्राम देख रखे हैं, है ना? उसके अलावा इंटरैक्शन डायग्राम्स अगेन एक बेस क्लास है,
इसके अंदर फर्दर ये सारे डायग्राम्स आते हैं। इसमें से अपन ने टाइमिंग नहीं देखा, इंटरेक्शन ओवरव्यू नहीं देखा है, कम्युनिकेशन डायग्राम नहीं देखा है। पर जनरली ये स्टैंडर्ड भी नहीं है, मतलब इन डायग्राम्स को जनरली यूज़ नहीं किया जाता। कुछ लिमिटेड सेट ऑफ डायग्राम्स हैं इनमें से जिनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉर मॉडलिंग पर्पस। तो वो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सिमिलरली अगर स्ट्रक्चरल डायग्राम में आएँगे तो अपन ने क्लास डायग्राम देख लिया। अपन ने डिप्लॉयमेंट और कंपोनेंट अभी नहीं देखा है। डिप्लॉयमेंट और कंपोनेंट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब अपन डिज़ाइन की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की। तब अपन इन दोनों की भी बात करेंगे, कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है और डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होता है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम काफ़ी सिमिलर होता है। ऑब्जेक्ट डायग्राम अपन तब ड्रॉ करते हैं जब किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी इंटरेक्शन दिखाना हो। ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है जब लेट्स से आपका जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा कुछ है कि किसी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है या 2 ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सिस्टम में कि वो हमेशा एग्ज़िस्ट करेंगे। उनका इंस्टेंशिएशन लेट्स से सॉफ्टवेयर के स्टार्ट होते ही हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट्स डिस्पोज़ सॉफ्टवेयर के खत्म होने पे होते हैं। तो इस तरह के अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन दिखाने के लिए अपन ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा पैकेज की अपन बात कर चुके हैं। अपन क्लासेस को एनकैप्सुलेट करने के लिए पैकेज बनाते हैं और उन पैकेजेस के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए पैकेज डायग्राम होता है। ये भी बहुत कम ड्रॉ किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी क्लास डायग्राम में ही अपन अगर पैकेज का नेम स्पेसिफाई करते हैं तो अपना पैकेजिंग वाली जो फंक्शनैलिटी है वो फुलफिल हो जाती है। तो पैकेज डायग्राम जनरली यूज़ नहीं आता है। ठीक है, और प्रोफाइल डायग्राम बहुत रेयरली यूज़ होता है। इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने कभी अपनी लाइफ में कहीं पे भी प्रोफाइल डायग्राम नहीं देखा है। मेनली अपन क्लास डायग्राम से स्ट्रक्चर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अपन ईआरडी के थ्रू अपना जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम था उसके थ्रू भी अपन स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि सिस्टम में कौन-कौन सी एंटिटीज़ हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। पर ईआरडी यूएमएल का पार्ट नहीं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ईआरडी इज़ नॉट पार्ट ऑफ एन यूएमएल और यूएमएल जो है वो मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए बना हुआ है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि फिर ईआरडी तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर अपन डेटा को मॉडल करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लासेस ओनली। क्लासेस एनकैप्सुलेट डेटा एंड आर मेथड्स बोथ। ठीक है, तो इसलिए ईआरडी इसका पार्ट नहीं है, वो भी अपन ने कवर किया हुआ है। बचा कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट, ये अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जब अपन डिजाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये वापस फिर से इन सब की बात नहीं करूँगा। उसके अलावा जब अपन यूएमएल मॉडलिंग की बात करते हैं, तो अपन कॉन्टेक्स्ट मॉडलिंग करते हैं। अपन ने देखा है कि अपन डीएफडी से कॉन्टेक्स्ट मॉडल कर सकते हैं। अपन अलग-अलग लेवल्स में सॉफ्टवेयर का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसको डिफाइन करते हैं, क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, कौन-सा डेटा स्टोर होगा एंड सो ऑन। उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स भी होते हैं, पर वो इतने स्टैंडर्ड नहीं है। जनरली अपन कॉन्टेक्स्ट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के केस में डीएफडीज़ के थ्रू ही करते हैं। यूज़ केस मॉडलिंग अपन ने देखा हुआ है, यूज़ केस डायग्राम्स बनाते हैं, एक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, यूज़ केसेस आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऑन। फिर इंटरैक्शन अपन ने देखा था, अपन एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू और स्टेट चार्ट के थ्रू, सॉरी एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू और सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू इंटरैक्शन डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर मॉडलिंग के लिए क्लास डायग्राम्स बनाए थे। जनरलाइजेशन एग्रीगेशन अपन क्लास डायग्राम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। बिहेवियरल के लिए अपने स्टेट चार्ट और सीक्वेंस डायग्राम्स देखे थे। डेटा ड्रिवन मॉडलिंग में अपन क्लास डायग्राम्स यूज़ करते हैं जनरली यूएमएल के कॉन्टेक्स्ट में, और अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है तो अपनी ईआरडी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग अगेन स्टेट चार्ट और अपना सीक्वेंस डायग्राम्स के थ्रू अपन इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी अलग-अलग तरह के जो मॉडलिंग पर्सपेक्टिव्स हैं किसी भी सिस्टम के, ये सब अपन यूएमएल के थ्रू अचीव कर सकते हैं। फिर एक टर्म आ जाती है मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग। ये एक नया थोड़ा-सा पैराडाइम है, एक्सपेरिमेंटल है। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है और बहुत ज़्यादा वाइडली इसको यूज़ नहीं करते। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि आपको किसी सॉफ्टवेयर का कोड नहीं लिखना पड़े। आप यूएमएल के स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हुए उसको पूरा मॉडल कर दें, अच्छे से उसके मॉडल्स बना दें और फिर उसके सपोर्टिंग इस तरह के हमने कुछ लाइब्रेरीज़ डिज़ाइन की हुई हो या सपोर्टिंग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो अपने पास कि उस डायग्राम को अपन कोड में कन्वर्ट कर दें। ठीक है? तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि ठीक है, सीधा-सा डायग्राम बना और उसका करस्पॉन्डिंग कोड लिखा जाए तो और क्या चाहिए। पर ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। छोटे सॉफ्टवेयर हों या वेल नोन सॉफ्टवेयर्स हैं, लेट्स से जैसे आपको कैलकुलेटर बनाना है या लेट्स से आपको नोटपैड बनाना है, तो जिनके फंक्शनैलिटीज़ जो है वो वेल डिफाइंड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इस तरह के जो वेल नोन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं, उनके लिए अभी तक मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग ट्राई किया जा रहा है।
बाकी अभी भी इंडस्ट्री में मतलब ये देखने को कम मिलता है। इट इज़ मेनली ऑन द रिसर्च पार्ट ओनली, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल लेवल तक ही है अभी। और जब मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो अपने को एग्जीक्यूटिबल यूएमएल या एक्सयूएमएल की भी बात करनी पड़ती है। तो ये यूएमएल का एक स्टैंडर्ड है जिसमें यूएमएल के जो डायग्राम का सेट है उसमें से एक छोटा पार्ट लेते हैं अपन, और उस छोटे पार्ट को अपन बोलते हैं कि ये अपना मतलब ये डायग्राम्स को अगर आप बनाते हो तो फिर आप इनको फर्दर एग्जीक्यूट कर सकते हो, यानी कि इनको आप बाद में कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग के प्रोज आ जाते हैं कि इट प्रोवाइड्स राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अगेन अपन सारा मॉडलिंग की बात ही इसलिए करते हैं कि वी वांट टू अचीव टू अ राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। और ऑटोमेटेड कोड राइटिंग, ये दो इसके मेन एडवांटेज हैं। और दूसरी तरफ कॉन्स क्या है कि मॉडलिंग और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हर चीज़ अपन मॉडलिंग में स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे पता चलती है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मॉडलिंग लेवल पे उतना एक्सपर्टाइज नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं तो चीज़ें चेंज हो सकती है। तो उन इश्यूज को फिर मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग कंसिडर नहीं कर पाती है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप ऑटोमेटेड कोड राइट भी करोगे तो आपको एक रफ सा कोड मिल जाएगा जिसको आपको बैठ के रिफाइन करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप एंड सो ऑन। और सेकंड है कि बहुत सारे डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे अपने अलग अलग, मैं यूँ कहूँ कि प्लेटफॉर्म्स ही बोल सकते हैं। मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, और उसके अलावा क्रॉस प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर्स हैं, ओपन सोर्स आर्किटेक्चर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन कह सकते हैं कि लेट्स से बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो आपका जो मॉडल से जो कोड बनने वाला है वो इतने सारे अलग अलग डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको टूल्स डिजाइन करने पड़ेंगे कि मेरा जो मॉडल है वो इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म में आउटपुट दे सके। ठीक है, ये दो इसके मेन बड़े कॉन्स हो जाते हैं, पर इन एनी केस ये प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अभी तक इसको यूज किया जा रहा है मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये अपन ने जो अभी तक डिस्कस किया ये अपन ऑलरेडी पहले काफी कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी खत्म कर दिया है। सॉफ्टवेयर मॉडलिंग वाला जो पार्ट है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही सारे डायग्राम्स हैं, वही सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो अपन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में देख चुके हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, उधर अपन उसको बनाते हैं स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए, यानी अपन एक कंसेंसस अचीव करना चाह रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहे हैं कस्टमर के साथ में। पर जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया उसके बाद में अभी अपने को एक जो फाइनलाइज्ड अपना स्पेसिफिकेशन है उसके बेसिस पे अपन अपने मॉडल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेरा सिस्टम है। ठीक है, तो जनरली ये स्टेप ऐड करते हैं अपन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद में, बट इट जनरली हैपेंस टू बी एग्जीक्यूटेड अलोंग विद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो जैसे ही स्पेसिफिकेशन फाइनल होगा वैसे ही अपना सिस्टम का मॉडल भी फाइनल हो जाता है। अगर उसमें कुछ चीजें मिसिंग रह गई, लेट्स से जैसे ओरिजिनली आपने जो क्लास डायग्राम बनाए थे उसमें आपने मेथड्स के नाम नहीं लिखे थे, या लेट्स से उसमें आपने जो बहुत रिक्वायर्ड डेटा आइटम्स थे वही मेंशन किए थे, और जो लेस रिक्वायर्ड थे उनको मेंशन नहीं किया था। मे बी टू प्रिवेंट लाइक जो कस्टमर को कॉम्प्लेक्सिटी ऑफर कर रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए आपने कुछ चीजें जो पहले मिस कर दी हो उनका फर्दर ऐड ऑन कर दो, और इसके साथ एक फाइनल सिस्टम मॉडल अपन तैयार करना चाहते हैं, तो दैट इज सिस्टम मॉडलिंग। इसलिए जनरली ये एक स्टेप अपन स्पेसिफिकेशन के बाद पढ़ते हैं, बट इसका ऑलमोस्ट 70 to 80% काम मान के चलो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग यानी स्पेसिफिकेशन बनने तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की। ठीक है, तो मॉडल क्या कर रहा है, मॉडल अपने को बेसिकली बता रहा है कि अपने को कैसा सिस्टम चाहिए। अब आर्किटेक्चर अपने को ये बताएगा कि कैसा सिस्टम बनाना है या कैसे बनाना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन कैसे करोगे। यानी जैसे अपन ने जब तय कर लिया कि ये मेरे को घर बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनाना है, तो आर्किटेक्चर अपने को बताएगा कि कहाँ पे दीवार होगी, कहाँ पे रूम्स होंगे, अपना फ्लोर प्लान बेसिकली जो बोलते हैं अपन, वो फ्लोर प्लान अपना आर्किटेक्चर हो सकता है। ठीक है, अब आर्किटेक्चर भी डिपेंड करता है, बहुत हाई लेवल हो सकता है या बहुत लो लेवल हो सकता है। हाई लेवल आर्किटेक्चर में लेट्स से आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आपके बिल्डिंग में कहाँ रूम है, कहाँ हॉल है, कहाँ किचन है एंड सो ऑन। पर जैसे ही लो लेवल पे जाओगे तो फिर आर्किटेक्चर इतना तक डिफाइन कर सकता है कि कहाँ आपको सोफा रखना है, कहाँ टीवी लगानी है, वॉल पे कौन सी पेंटिंग होगी, कहाँ कौन सा कलर होगा एंड सो ऑन।
तो आर्किटेक्चर में भी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अलग-अलग हो सकते हैं। हाई लेवल आर्किटेक्चर हो सकता है, लो लेवल आर्किटेक्चर हो सकता है। तो जब अपन आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो अपन बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच में काम करते हैं। अपन पूरा सिस्टम लेते हैं, उसको पहले छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उन छोटे-छोटे पार्ट्स को फर्दर उनका और आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द डिजाइन प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग द सबसिस्टम्स मेकिंग अप सिस्टम एंड द फ्रेमवर्क फॉर सबसिस्टम कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इज आर्किटेक्चरल डिजाइन। ठीक है, द आउटपुट ऑफ दिस डिजाइन प्रोसेस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। दूसरी डेफिनेशन एक और लिखी हुई है कि द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोग्राम और कंप्यूटिंग सिस्टम इज द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स ऑफ द सिस्टम which comprise software components, the externally visible properties of those components and the relationship among them। यानी बेसिकली क्या करना है, पूरे सिस्टम को अपने को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है और उनकी रिलेशनशिप्स अपने को डिफाइन करनी है। तो जब अपन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो इन चार चीज़ों को अपन को पॉइंट आउट करना है कि पहला है अर्ली डिज़ाइन स्टेज। ठीक है, ये अर्ली डिज़ाइन स्टेज में अपन आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि डिज़ाइन शुरू हुआ है, अभी तक अपन ने डिज़ाइन पे काम करना जस्ट स्टार्ट किया है, उसी वक्त अपन आर्किटेक्चर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इट एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन प्रोसेसेस। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, दो स्टेप के बीच में कोई स्टेप आ रहा है तो वो पिछले और अगले स्टेप के बीच में लिंक बनाने के लिए होगा। फिर थर्ड है आइडेंटिफाई मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स, दिस इज व्हाई वी आर मेकिंग द आर्किटेक्चर इन द फर्स्ट प्लेस। और फाइनली कैन बी इनिशिएटेड इन पैरेलल टू स्पेसिफिकेशन। तो आप ये पार्ट स्पेसिफिकेशन के साथ साथ भी शुरू कर सकते हो, जैसे ही आपको स्पेसिफिकेशन का एक रफ आइडिया लग जाए। अब वो रिवाइज हो रहा है, उसके रिव्यू चल रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, वो सब आगे की बात है। और उसके पैरेलल में आप क्या कर सकते हो, ये आर्किटेक्चर बनाने का काम शुरू कर सकते हो। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो जब अपन आर्किटेक्चर डिफाइन करने जाते हैं तो अपन क्या फ्लो फॉलो करते हैं, वो फ्लो यहाँ बताया हुआ है कि पहला अपन क्या करेंगे। अपन आर्किटेक्चर जब बनाना शुरू करें तो सबसे पहले अपन एंटरप्राइज सिस्टम्स डिफाइन करेंगे कि अपने जो सॉफ्टवेयर है उसके मेजर एंटरप्राइज सिस्टम्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर अपन एक एग्जांपल के साथ चलें, एक ईआरपी सिस्टम अपन डिजाइन कर रहे हैं। ईआरपी का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसके नाम में एंटरप्राइज आता है, तो थोड़ा सा इजी था मेरे लिए एग्जांपल देना। अगर आप लोग चाहें तो कोई और एग्जांपल अपन क्रॉस रेफरेंस कर लेंगे, तो आप बीच में मेरे को बता सकते हैं कि सर इसका इसके थ्रू भी समझाओ कि इसके इसमें क्या होगा। ठीक है, तो ईआरपी क्या होता है, जनरली किसी भी कंपनी, किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने को बहुत सारा डेटा मेंटेन करके रखना पड़ता है फॉर ऑल द रिसोर्सेज दैट आर देयर विद इन द सिस्टम एंड टू प्लान एग्जीक्यूशन ऑफ देयर, यूं कहें कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर जॉब रोल्स टू फुलफिल या अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये जनरल एक डेफिनेशन अपन ईआरपी सिस्टम्स को दे सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो कि सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने में मदद करे और प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें रिसोर्सेज को किस तरह यूज करना है उसकी प्लानिंग में मदद करें। तो फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में बात करें विच इज़ वेरी रिलेवेंट टू यू, तो उस केस में रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी के लिए उसके स्टूडेंट्स रिसोर्सेज होते हैं, टीचर्स रिसोर्सेज होते हैं, स्टाफ रिसोर्सेज होता है। उसके अलावा लैब रिसोर्सेज हो सकती है, बिल्डिंग रिसोर्स हो सकती है, लेट्स से जो इक्विपमेंट है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, वो रिसोर्सेज हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये सारे रिसोर्सेज हो गए। तो बेसिकली ईआरपी में क्या होगा, एक तो अपने को मेंटेन करना है ये सारी इंफॉर्मेशन, इन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है। फिर सेकंड अपने को इस तरह के मॉड्यूल्स चाहिए जिनसे कि अपन प्लानिंग कर सकें, उन सारे रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की प्लानिंग कर सकें। यानी कि अगर आपके ईआरपी में एक मॉड्यूल है एग्जामिनेशन शेड्यूलिंग मॉड्यूल, या लेट्स से एग्जाम पेपर सेटिंग मॉड्यूल, या लेट्स से एग्जाम के अलग बात करें तो क्लास टाइम टेबल शेड्यूल मॉड्यूल, या लेट्स से लेबोरेटरी शेड्यूल मॉड्यूल, या ड्यूटी असाइनमेंट मॉड्यूल है कि लेट्स से किस टेक्नीशियन की किस लैब में ड्यूटी लगी हुई है, या किस अकाउंटेंट की किस ऑफिस में ड्यूटी लगी हुई है, तो ड्यूटी असाइनमेंट मॉड्यूल एंड सो ऑन। तो इस तरह के काफी सारे अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे जो कि उन रिसोर्सेज की प्लानिंग में काम आएंगे। तो जब अपन एंटरप्राइज लेवल पे आर्किटेक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं तो मेनली अपन एंटरप्राइज लेवल पे सोचते हैं कि उसके क्या क्या सब पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो अकाउंटिंग का पार्ट एक अलग हो सकता है, डिपार्टमेंट का या यूं कहें एकेडमिक्स का पार्ट एक अलग हो सकता है।
उसके अलावा एग्ज़ामिनेशन का अलग हो सकता है, एग्ज़ामिनेशन सीक्रेसी का अलग हो सकता है। उसके अलावा लेट्स से फाइनेंस का अलग हो सकता है, डेवलपमेंट का अलग हो सकता है एंड सो ऑन। तो ये अपन ने एंटरप्राइज़ लेवल पे मेजरली डिफाइन कर दिया कि क्या-क्या एंटरप्राइज़ लेवल एंटिटीज़ इसमें हो सकती हैं, इस सॉफ्टवेयर से एसोसिएटेड हो सकती है। फिर अपन आइडेंटिफाई करते हैं उनमें सब सिस्टम्स क्या होंगे। जैसे लेट्स से अगर अपन डिपार्टमेंट वाले पार्ट की बात करें, तो उसमें सब सिस्टम क्या होगा, उसमें सब सिस्टम में टीचर्स आ जाएँगे, उसकी सब सिस्टम में स्टूडेंट्स आ जाएँगे और उस सब सिस्टम में क्लासेस आ जाएगी, क्लासेस का शेड्यूल आ जाएगा, सब्जेक्ट्स आ जाएँगे, सब्जेक्ट्स के करिकुलम आ जाएँगे, एग्ज़ामिनेशंस के पेपर सेटिंग आ जाएगा, कॉपी इवैल्यूएशन आ जाएगा, बच्चों के मार्क्स आ जाएँगे एंड सो ऑन। तो उस सब सिस्टम लेवल पे अपन ने सोचना शुरू किया कि और सब सिस्टम्स क्या-क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की कि उसके अंदर और फर्दर मॉड्यूल्स क्या होंगे, ठीक है? तो वो मॉड्यूल्स भी काफ़ी सारे मॉड्यूल अपन आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे टीचर की बात की, तो टीचर में भी अलग-अलग मॉड्यूल हो सकते हैं, सैलरी मॉड्यूल हो सकता है, प्रोफाइल मॉड्यूल हो सकता है, रिसर्च मॉड्यूल हो सकता है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल हो सकता है, सो ऑन, ठीक है? तो फिर फर्दर इंडिविजुअल मॉड्यूल के अंदर अपन अलग कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं। जैसे कंपोनेंट्स का एग्जांपल देखें, तो जैसे अपन ने सैलरी मॉड्यूल की बात की, जैसे टीचर्स के या स्टाफ के कॉन्टेक्स्ट में सैलरी मॉड्यूल की बात की, तो उसमें फिर अलग-अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, टैक्स कैलकुलेशन हो सकता है, उनका लेट्स से अलाउंसेस का मॉड्यूल हो सकता है, एरियर का मॉड्यूल हो सकता है और मे बी डिडक्शंस का मॉड्यूल हो सकता है या क्वार्टर मेंटेनेंस का मॉड्यूल हो सकता है ना? एंड सो ऑन। तो ऐसे काफ़ी सारे और फर्दर कंपोनेंट्स किसी भी मॉड्यूल के अंदर फर्दर सब मॉड्यूल्स कह लो, कंपोनेंट्स कह लो, एक ही बात है। और फिर डिपेंड करता है कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो बेसिकली अपन और उसको फर्दर डिवाइड करते जाएँगे, कंपोनेंट को फिर सब कंपोनेंट में, सब कंपोनेंट को फिर प्रोग्राम्स में, फिर प्रोग्राम्स को फिर प्रोग्राम के कंपोनेंट्स में। तो डिपेंड करता है अपना सिस्टम कितना बड़ा है। अगर सिस्टम बहुत बड़ा होगा तो ये लेवल्स उतने ही ज़्यादा होंगे, अगर बहुत छोटा-सा अगर लेट्स से आपको एक सिंपल सम कैलकुलेट करने का प्रोग्राम दे दें, तो उस केस में क्या होगा कि सिंपल प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम ही होगा, उसमें फिर कोई सब सिस्टम, कोई मॉड्यूल, कंपोनेंट्स नहीं होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ये अपन पूरा ऐसे उसको लेवल बाय लेवल डिवाइड करते जाते हैं, जब तक कि अपन एल्गोरिथम लेवल पे नहीं पहुँच जाते हैं कि अभी क्या होगा, अब अपने को डायरेक्ट एल्गोरिथम लिखना है कि ये अपना ऑब्जेक्टिव है, ये अपने इनपुट है, इसका एल्गोरिथम क्या होगा, ठीक है? तो इस तरह से अपन इस फ्लो में पूरा अपना जो सिस्टम है, उसका आर्किटेक्चर डिफाइन करते चले जाते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा-सा अगर अपन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करें, सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट से हट के बात करें, तो अगर बिल्डिंग की बात करें, तो अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि उसमें आपको कितनी स्टोरीज़ बनानी है, कितने फ्लोर्स बनाने हैं। फिर जब फ्लोर तय करोगे, तो फिर आप नेक्स्ट बात करोगे कि उन फ्लोर्स किस फ्लोर का फ्लोर प्लान क्या होगा, किस फ्लोर पे कितने रूम्स होंगे, कितने मीटिंग एरियाज़ होंगे, कितने किचन होंगे एंड सो ऑन। तो हर फ्लोर बाय फ्लोर अपन फर्दर डिफाइन करते जाएँगे। फिर हो सकता है किसी एक रूम की बात करें, तो उस रूम में अपन ये बात कर सकते हैं कि कितने डोर्स होने चाहिए, कितनी विंडोज़ होनी चाहिए, कहाँ लेट्स से कौन-सा फर्नीचर होगा, कहाँ क्या चीज़ रहेगी एंड सो ऑन, ठीक है? तो ऐसे फर्दर अपन उसको और अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा प्रोसेस है, फ्लो है कि अपन कैसे आर्किटेक्चर को डिफाइन करते जाएँगे। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि करना क्या है? अपने को बड़ा सिस्टम लेना है, उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है। फिर वो छोटा लगता है कि अगर इसमें फिर कोई सब पार्ट हो सकता है, उसको आइडेंटिफ़ाई करो, फिर उसको ब्रेक करो। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे लीफ नोड सेम लेवल पे हों। जैसे अगर अपन ट्री बनाते हैं ना, आप लोगों ने ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि आप ब्रेक कर रहे हैं, ये ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे इतने लेवल चले गए, पर ये एक लेवल ऊपर ही खत्म हो गया। दैट इज़ पॉसिबल। अच्छा ठीक है, वापस कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था, तो जब अपन आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो अपन बड़े सिस्टम्स को छोटे सिस्टम में तोड़ते जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सबका जो लेवल ऑफ डेफिनिशन हो, वो सेम लेवल पे हो। यानी ये हो सकता है कि ये मॉड्यूल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कि इसको अपन फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड करें। पर ये वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसको अपन ने फर्दर डिवाइड कर दिया एंड सो ऑन। ठीक है? तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, पर ये अपन इसलिए इंजीनियरिंग में डिफाइन करते हैं ताकि एक प्रॉपर प्रोसेस हो और वो प्रोसेस अपन एक्सपेक्ट करें कि सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ताकि सब लोग एक कॉमन तरीके से काम करें और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अपन इजीली अचीव
कर पाएँ, प्लानिंग में अपने को हेल्प मिले, ठीक है? तो अब रीज़न देखते हैं कि व्हाई वी स्टडी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या व्हाई वी मेक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो पहला रीज़न है टू एस्टैब्लिश फोकस फॉर कम्युनिकेशन। जैसे ही आपने आर्किटेक्चर डिफाइन कर दिया, मॉड्यूल, कंपोनेंट और प्रोग्राम लेवल तक आप डिफाइन कर चुके हो लेट्स से, तो क्या होगा उसके बाद जब भी आपको कम्युनिकेट करना होगा क्लाइंट से, तो आपके पास में पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा कि मैं इस मॉड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ या इस यूआई के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ या इस फंक्शनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ एंड सो ऑन। तो फिर जो कम्युनिकेशंस हैं वो और ज़्यादा टारगेटेड हो जाते हैं, वो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। इस केस में जो डिज़ाइनर्स हैं या डेवलपर्स हैं, उनकी जो पर्टिकुलर क्वेरीज़ है, उनको भी अपन रेफ़रेंस दे पाते हैं कि अपन किस पर्टिकुलर मॉड्यूल के रेफ़रेंस में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो फोकस एस्टैब्लिश हो जाता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर सेकंड आ जाता है अपन सिस्टम को एनालाइज़ कर सकते हैं, जैसे ही अपन ब्रेक करने पे आते हैं, तो अपने को काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर सा नज़र आने लग जाता है अपने सिस्टम का, तो अपन अर्ली डिसीजंस ले सकते हैं। लेट्स से अर्ली डिसीजंस में कौन-सी आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है, कौन-सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, आर्किटेक्चर में भी कौन-सा स्टाइल यूज़ करेंगे, कौन से पैटर्न्स यूज़ करेंगे एंड सो ऑन। इस तरह के डिसीजंस अपन जल्दी ले पाते हैं और ये वो डिसीजंस होते हैं कि जिनको अगर लेट लिया जाए तो फिर बहुत सारा सिग्निफिकेंट चेंजेस अपने को करने पड़ सकते हैं। तो ये अर्ली डिसीजंस हो गए। थर्ड आ गया रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी की जब बात करते हैं तो अपन जब आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं तो अपन क्या करते हैं सॉफ्टवेयर को या जो अपना सिस्टम है उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे छोटे-छोटे मॉड्यूलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और साथ में उनके कम्युनिकेशन भी डिफाइन कर देते हैं कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कैसे बात करेगा, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कितना इंटर रिलेटेड है एंड सो ऑन। तो जब ये सारा बेसिकली ये एक नॉलेज बेस अपन तैयार करते जाते हैं। आपकी कंपनी जितने प्रोजेक्ट्स करती जाएगी, उतने आपके पास में ऐसा आर्किटेक्चर्स डिफाइंड होंगे। तो ये सारे आर्किटेक्चर्स फिर क्या जब आप नेक्स्ट सिमिलर प्रोजेक्ट्स करेंगे या उस नए प्रोजेक्ट में कोई सिमिलर कंपोनेंट है, तो आप ये इस तरह की चीज़ें जो है रीयूज़ कर सकते हो। तो रीयूज़ वैसे भी किया जा सकता है, कोड को भी किया जा सकता है, पर आर्किटेक्चर से क्या होता है आइडेंटिफाई करना ईज़ी हो जाता है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि एक चैट मॉड्यूल है, तो किसी ई-कॉमर्स के लिए आपने एक बार चैट मॉड्यूल बनाया, आपने उसको बोला कि ये हमारे सिस्टम का एक मॉड्यूल है, चैट मॉड्यूल। हमारे सिस्टम का कोई चैट मॉड्यूल है। अब अगर कोई दूसरी बार फिर से बोलेगा कि मेरे को एक चैट फंक्शनैलिटी चाहिए, तो आपको राइट अवे क्लिक हो जाएगा कि ठीक है, एक चैट मॉड्यूल अपने पास पड़ा है, आपने पहले बनाया है। तो उससे क्या अपने को आइडेंटिफ़ाई करना ईज़ी हो जाता है। 1 सेकंड लॉक ही कर देते हैं, ठीक है। तो थर्ड आ गया रीयूजेबिलिटी और फोर्थ आ गया ईज़ी एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंटरकनेक्शंस ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ईज़िली अपन उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर है, इंटरकनेक्शंस हैं उसको ताकि सब लोगों को एक ब्रॉड व्यू सिस्टम का मिल जाए। ठीक है? देखो अभी तक अपन ने जो मॉडलिंग की थी तो अपन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को मॉडल कर रहे थे। उनके एक्टिविटी डायग्राम बना रहे हैं, उनके अपन लेट्स से सीक्वेंस डायग्राम्स बना रहे हैं, उनके स्टेट चार्ट बना रहे हैं एंड सो ऑन। पर जैसे ही आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो अपन ओवरऑल सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल, मच इम्प्लीमेंटेशन लेवल डिटेल। तो उससे अपन को थोड़ा-सा ईज़ मिल जाती है, अपन स्ट्रक्चर इंटरकनेक्शंस को बहुत ईज़िली डिफाइन कर पा रहे हैं।